दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइंस ज्ञान हब में। तो जैसा कि हम यूपी टेट के लिए जंतु जगत को पढ़ रहे थे, ठीक है। तो जंतु जगत में हम सारे पढ़ चुके हैं, केवल इकाइनोडर्मिटा और कॉर्डेटा बचा था। इसके पहले मैं बोली थी कि इन दो फाइलम को पढ़ाने से पहले इनसे बनने वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज हम इन प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए जो भी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, जो टॉपिक पढ़ाया जाए, प्रश्न सॉल्व किए जा रहे हैं। इनसे ऐसे भी प्रश्न हैं जो आपको सुपर टेट या टीजीटी तक भी पूछे जा सकते हैं। इसमें एक आध प्रश्न आपसे टीजीटी तक भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बेसिक नॉलेज है और बेसिक ज्ञान हर चीज़ में पूछा जाता है। जैसे आप कभी भी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अपर लेवल का भी दे रहे हैं, तो 2 4 10 क्वेश्चन बेसिक से आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जिनका हम ध्यान नहीं देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, डाउट बना रहता है। और दूसरी बात, आप ये भी सुने होंगे कि इतने इजी प्रश्न आए थे। तो लगभग 15% ऐसे होते हैं क्वेश्चन जो लोगों को परेशान करते। बाकी जो होते हैं, ठीक है, 80% वो कैसे होते हैं, वो लगभग बेसिक से ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो भी टीजीटी या टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। और यूपी टेट के हैं तो उनका तो 30 में 30 के लिए है, ठीक है। तो चलिए अब हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सिलेंट्रेटा नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सिलेंट्रेटा नहीं है। तो पहला है एंटोमीबा। क्या है? एंटोमीबा। तो ये अमीबा प्रोटोजोआ का हो गया। दूसरा है आपका पॉलिप, ठीक है। तो पॉलिप और मेडूसा आपको किस में पढ़ाया गया था? सिलेंट्रेटा में, नाइडेरिया में है, ठीक है। इसके बाद पुर्तगाली ओधा भी आपका सिलेंट्रेटा में आता है और जेलीफिश भी। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है, एंटमीबा, जो कि प्रोटोजोआ में है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है अरियल समिति। यहाँ पे अरियल लिखा है, अरिय समिति है। क्या है? अरिय समिति है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री है। तो अरिय समिति पूछा जा रहा है। अरिय समिति वाले जीव जंतुओं का समूह है। इसमें आपको बताना है कि कौन से ऐसे समूह हैं जिसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है? अगर आपने थ्योरी नहीं देखा तो थ्योरी देख लीजिएगा एक बार। उसमें हर फाइलम को अच्छे से जो भी विशिष्ट लक्षण है उनको पढ़ाया गया। तो अरिय समिति का मतलब होता है कोई भी जीव है, ठीक है, जिसके बीच के सेंटर भाग से अगर हम करते हैं तो वो 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे आप काकरोच ले लीजिए, मक्खी ले लीजिए, ठीक है। या यहाँ पे क्या दिया है, नाइडेरिया में भी हैं, ठीक है। इसमें भी आप 2 पार्टों में बांट सकते हैं। इकाइनोडर्मिटा जैसे स्टारफिश है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपका ऑप्शन ए केवल नाइडेरिया है, तो ये गलत जाएगा। केवल नाइडेरिया ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल दूसरे में भी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन तीसरा जाएगा, नाइडेरिया और इकाइनोडर्मिटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए, अरिय समिति आप समझ चुके हैं, आप अरिय समिति समझिए। फिर आप कुछ जीवों को आप वहाँ पर रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे बीच के पार्ट्स से जब हम अलग करते हैं तो 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएं, ठीक है। तो कैसी होती है वो? अरिय समिति होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है शुकेंद्रिकीय। शुकेंद्रिकीय यानी यूकारियोटिक एक कोशिकीय पादपों एवं जंतुओं का समूह है, ठीक है। तो पहला प्रोटिस्टा दिया है, दूसरा मोनेरा दिया है, तीसरा फंजाई और चौथा प्रोटोजोआ। तो आपको 5 जगतीय प्रणाली आपको पढ़ाया गया था। अगर आप नहीं देखे तो एक बार देख लीजिएगा, इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि अगर वहाँ पर देख ले रहे हैं तो यहाँ पे यूकेंद्रीय एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको मोनेरा के लिए भी पूछा जा सकता है, प्रोकैरियोटिक का भी पूछा जा सकता है, या जंतु या पादप जगत का पूछा जा सकता है। तो ये पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एक बार आप थ्योरी देख लीजिएगा। तो यूकारियोटिक, तो पहले 5 जगत में क्या था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटी, ये 5 जगत थे। तो जो मोनेरा थे इसमें किसको रखा गया था? प्रोकैरियोटिक जीव को रखा गया था। प्रोटिस्टा में किसको रखा गया? प्रोटिस्टा में जो यूकारियोटिक और यूनिसेलुलर है उनको रखा गया। फंजाई में सारे फंजाई आते हैं। प्लांटी में कौन से आ जाते हैं? सारे प्लांट। और एनिमिलिया में कौन से आ जाते हैं? सारे एनिमल जीव आ जाते हैं। ये 5 जगत प्रणाली फिट करने दिया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, ये अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है किसमें वक्ष भाग नहीं होता। ये सारा जगत जो से पूछा गया है, क्योंकि जब आप थ्योरी देखेंगे तो उसमें ये सब पढ़ा गया, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जंतु जगत में आपसे यही नहीं पूछा जाएगा प्रोटोजोआ पोरिफेरा, ऐसे उनके लक्षणों को पूछा जाता है, ठीक है। जो भी 10 फाइलम आपका है उनसे, उस फाइलम से बनने वाले अब कॉर्डेटा आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, जो भी मत्स्य और पक्षी वर्ग इन सबको एवीज को अलग किया गया, उन सबसे लक्षणों को अलग पूछा जाएगा। तो प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, यानी उनकी विशिष्ट लक्षणों को आपको ध्यान से
पढ़ना है। तो वक्ष भाग नहीं होता है, फैल में वक्ष भाग होता है, गिलहरी में भी वक्ष भाग होता है, ठीक है। रेशम कीट है तो उसमें भी वक्ष भाग पाया जाता है। मनुष्य में आप में वक्ष भाग पाया ही जा रहा है, काकरोच में पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका तीसरा सही है, सेंटीपीड में वक्ष भाग नहीं होता है। तो अगर जहाँ पे आपको नहीं आ रहा है तो आपका कभी जैसे कोई कहे तुक्का, तो तुक्का का मतलब जानकारी होना, कंफर्म ना होना। तो जो जानकारियाँ हैं उनको आप अलग कर देंगे, तो जिसकी सेंटीपीड की जानकारी नहीं तो आपको वहाँ पर ये मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं प्रश्नों को। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न जोक होती हैं। जोक आप बताइए कमेंट में कि किस फाइलम से आपको बताया गया है, ठीक है। तो जोंक कैसे होते हैं? परजीवी होती हैं, स्वपोषी होती हैं, गोल कृमि होती हैं या चपटी कृमि होती हैं। तो जो जोंक होती हैं, जोंक कैसी होती है? परजीवी होती हैं। कैसी होती हैं? परजीवी होती हैं। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है संगलन अर्थात चिपकने के लिए शक्तिशाली चूसक किसमें पाए जाते हैं। आपको बताना है किस फाइलम के जीव हैं जिसमें चिपकने के लिए एक शक्तिशाली चूसक पाया जाता है, यानी एक मुख पाया जाता है, चूसक होता है जिससे वो बॉडी से चिपकते हैं और फिर वो चूसते हैं, ठीक है, यानी चूसक पाया जाता है। तो क्या है? केचुआ, काकरोच, टीनिया या मक्खी। तो टीनिया, इसमें टीनिया में एक शक्तिशाली चूसक पाया जाता है। जब आप फाइलम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, देखिए यहाँ पे ज़्यादा समय क्यों हर उसको नहीं कंफर्म कर रही हूँ, जो ऐसा लग रहा है कि हाँ रिवीजन की ज़रूरत है वहाँ पे कर दे रही हूँ, क्योंकि जब हम फाइलम पढ़ाए हैं तो उसमें हर एक चीज़ को अच्छे से समझाए हैं। तो यहाँ पे हम प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। बिच्छू है, ततैया है, ततैया जिसे मधुमक्खी होता है, मधुमक्खी के जैसे होते हैं लेकिन हल्का ब्राउनिश पाया जाता है और येलोविश कलर का पाया जाता है। तो ये ततैया होते हैं। जो गांव में है उनको पता होगा कि ये लगभग गर्मियों में आम वगैरह होता है या मक्का वगैरह, तो उनके खेतों में ये छां के लिए छोटे छोटे घोंसले छत्ते बना के उसमें रहते हैं। तो मधुमक्खी से मधु मिलता है लेकिन ततैया से नहीं मिलता है। तो ये ततैया हो गई और मधुमक्खी हो गई, सेंटीपीड हो गई और गीला मॉन्स्टर। ये कैसे होते हैं? क्या ये स्थलीय होते हैं, ये जलीय होते हैं, या ये सामाजिक होते हैं या विषैले होते हैं? तो ये कैसे होते हैं? ये विषैले होते हैं। कैसे होते हैं? विषैले पाए जाते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, अब यहाँ पे आप ये भी लगा सकते हैं, ये बिच्छू है, ठीक है, तो बिच्छू स्थलीय माने, लेकिन ये कैसे विषैले हैं। इसी पे आज मधुमक्खी समझ लीजिए। मधुमक्खी क्या स्थलीय है? सब स्थल में ही नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप जो आसपास के जीव देख रहे हैं उनसे अगर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे उसका आंसर मिल जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है आलवड़िए तालाब ना रहे तो कौन से परजीवी का अस्तित्व नहीं रहेगा। यानी आपको बताना है कि अगर आलवड़िए तालाब ना रहे तो कौन से परजीवी का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो टीनिया सोलियम, ठीक है, टीनिया सोलियम क्या होते हैं? ये मनुष्य में भी पाए जाते हैं, ठीक है, और सुअर में भी पाए जाते हैं। तो ये इनके लिए तालाब का नहीं। इसके बाद स्केरिस लिम्ब्रिक्वाइट्स आपको बताया गया कि ये भी आंत में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है फेसियोला, ठीक है, और एंटमीबा। तो एंटमीबा भी आपने पढ़ा होगा, एंटमीबा प्रोटोजोअस है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन तीसरा चाहेगा कि आलवड़िए जल ना रहे तो किसका अस्तित्व नहीं रहेगा? फेसियोला का, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, अगला है इनमें से कौन सा जंतु द्विलिंगी है। आपको बताना है द्विलिंगी कौन सा है। मधुमक्खी है, स्कैरिस है, जोंक है या मक्खी है, ठीक है। तो मक्खी नहीं होता है, स्कैरिस भी नहीं है, मधुमक्खी भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन जोंक सही जाएगा। जोंक, और जोंक के साथ इसी फाइलम के एक और जंतु को आप कमेंट में बताइए कि जो बाइसेक्सुअल होते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है वर्ग निमेटोडा में आते हैं। वर्ग निमेटोडा में कौन से आते हैं? कौन से आते हैं? तो चपटा कृमि किसे? प्लेटीहेलमिन्थिस फ्लैट, ये हो जाएगा, ठीक है। कीट वर्मी इसमें आएगा नहीं। कीट इंसेक्ट किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में आते हैं। आप प्लेटीहेलमिन्थिस, अभी यही चपटी कृमि हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका तीसरा जाएगा। निमेटोडा कौन सा है? गोल कृमि। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया रचनाएं जो सब वयस्क कशेरुकियों में होती हैं। यानी ऐसी रचनाएं हैं इसमें तो जो सब कशेरुकियों में पाई जाती है। अब जो कशेरुक होते हैं उसमें क्या होता है कि कुछ लक्षण हैं जो पक्षियों से मछलियों को अलग करते हैं, कुछ लक्षण हैं जो क्या है सरीसृप को अलग करते हैं पक्षियों से। तो इस प्रकार से कॉर्डेटा को भी बांटा गया है अनेक लक्षणों में, लेकिन इसमें कुछ लक्षण ऐसे हैं जो सब में पाए जाते हैं, यानी जब उनकी वयस्क अवस्था आती है तो सब में पाई जाती है। तो पहला है पृष्ठदंड, ठीक है। तो आप बताइए पृष्ठदंड जैसे सरीसृप है, और आप ले लीजिए जो मत्स्य वर्ग है यानी पिसेस हैं या एबीज हैं जो पक्षी वर्ग है, सब में। उसके बाद ग्रशनिक क्लोम करारे, ये भी नहीं है। इसके बाद
तो आपका ऑप्शन तीसरा जाएगा। पृष्ठ नलिकाकार और जो तंत्रिका रज्जु होती हैं ये ऐसी हैं कि ये जो भी कशेरुक है यानी जो भी कॉर्डेटा हैं उनके हर वयस्क अवस्था में आने पे हर जीवों में ये रचनाएं पाई जाती हैं। यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है अधरवर्ती चौवेशमी हृदय, तो सब में चौवेशमी हृदय नहीं पाई जाती है ना, किसी में 3, चौवेशमी का मतलब 4, ठीक है, 4 भाग वाले, तो चारों सब में नहीं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है जंतु जिनमें परस्पर जनन होता है सब सदस्य होते हैं एक ही, तो वह जंतु जिनमें परस्पर जनन होता है वह सदस्य किसके होते हैं, एक जाति के होते हैं या एक श्रेणी के होते हैं, ठीक है, श्रेणी की जगह पे आप वंश लिख लीजिए, या एक गण के होते हैं या एक वर्ग के होते हैं। तो वह जंतु जिसमें परस्पर जनन होता है वो एक जाति के होते हैं। कैसे होते हैं, एक जाति के होते हैं। एक जाति यानी किसी भी जीव के सेम जाति में ही परस्पर जनन हो सकता है। अगला प्रश्न है कौन सी कोशिकाएं केवल स्पंज में होती हैं, तो केवल स्पंज में क्या होती है, निमेटोसिस्ट होती हैं या निमेटोब्लास्ट पाई जाती हैं या कोलियनजोसाइट्स पाई जाती हैं या कीप कोशिकाएं या न्यूरॉन पाई जाती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन कीप कोशिकाएं, कौन सी है, कीप कोशिकाएं, स्पंज, ठीक है, ये केवल स्पंजों में पाई जाती हैं। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है अपने शरीर के किस भाग से निकले द्रव से मकड़ियाँ जाल बनाती हैं। आपको बताना है कि यानी मकड़ी है तो मकड़ी जो जाल बनाती हैं, ठीक है, वो शरीर के किस भाग से द्रव निकालती हैं, एक द्रव निकालती हैं, ठीक है, जिनके द्वारा क्या होता है मछलियाँ जाल बनाती हैं। वे शरीर के किस भाग से निकालती हैं, तो मुख से निकालती हैं या 4 ग्रंथियों से निकालती हैं या टांगों से निकालती हैं या उधर स्पर्शों से। तो इसमें इसके लिए एक ग्रंथि तो पाई जाती है, ठीक है, जिससे ये लिक्विड का सिक्रेशन करती हैं, लेकिन ये किस भाग से यहाँ पर भाग पूछा गया है, इस पॉइंट को ध्यान करते हुए, तो ये उदर के पश्च भाग से यहाँ पे यानी निकालती हैं, उदर के स्पर्शांगों से निकालती हैं। तो अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया है द्विनाम पद्धति में जंतुओं के नाम में 2 पद किन समूहों से लिए जाते हैं। यानी जब आपको वर्गीकरण पढ़ाया गया है तो इसमें जो जगत पढ़ाया गया है तो आपको पढ़ाया गया द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान में वहाँ जब पढ़ा रही थी तब भी बोल रही थी कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, क्योंकि हर बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, बस पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। कभी नाम देकर पूछ देते हैं वंश और जाति का कि कौन सा वंश से जाति है, कभी छोटे अक्षर बड़े अक्षरों का, इस प्रकार से प्रश्न बदल बदल कर पूछे जाते हैं। तो पहला है गण और वंशी, दूसरा है वंश और श्रेणी, तीसरा है जाति और उपजाति, चौथा है श्रेणी और जाति। तो यहाँ पे आपका वंश और जाति जाएगा, यहाँ पे श्रेणी लिख दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे आप अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे जात आ रहा है लेकिन वंश नहीं आ रहा है, यहाँ पे श्रेणी और जाति आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप ऑप्शन में वंश, यहाँ पे आप वंश भी कर सकते हैं वंश और जाति, लेकिन जो श्रेणी होता है, ठीक है, इसको हम मान जाति में करते हैं क्योंकि आपकी श्रेणी के है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइपिंग में यही ले लिया गया कि आपकी श्रेणी से, तो यहाँ पे आप श्रेणी का मतलब जात समझिए। तो आप जो लीनियज की द्विनाम पद्धति थी तो उसमें क्या था, वंश और जाति है, क्या है, वंश और जाति, इन 2 समूहों को लिया गया है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है आर्थ्रोपोडा का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। आपको बताना है, फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ा दिए, आप बताइए इसके महत्वपूर्ण लक्षण कौन से हैं। खंड विहीन शरीर है या शरीर पर खोल है या संयुक्त पाद है या नोटोकार्ड है, ठीक है। तो आपको एक विशिष्ट लक्षण यहाँ पे बताना है, यानी महत्वपूर्ण दिया गया है ना, एक यूनिक विशिष्ट लक्षण जो केवल आर्थ्रोपोडा में है। तो संयुक्त पाद क्या है, यानी जो पैर हैं वो संयुक्त जोड़े में, तो इस ज्वाइंटेड, ठीक है, इस तरीके से ज्वाइंटेड पैर, जैसे आप कुछ नहीं देखे हैं तो आप काकरोच देख लीजिए या आप जो ग्रास टोड पाए जाते हैं उनको देखिए। तो इसमें संयुक्त पाद आपका ऑप्शन तीसरा सही जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है ये प्रश्न है किनमें शरीर खंड युक्त होता है। आपको बताना है शरीर सेगमेंटेड बॉडी किस में होता है, खंडयुक्त शरीर सिलेंट्रेटा में होता है या पोरीफेरा में होता है, मोलस्का में या एनिलिडा में। तो जिसने भी पढ़ा है इसके पहले तो उनको पता है कि एनिलिडा में बताया गया था, एनएस का मतलब क्या होता है, लिटिल रिंग, क्या होता है, लिटिल रिंग यानी छोटे छोटे रिंग। तो खंडयुक्त किसमें है, फाइलम एनिलिडा, ऑप्शन आपका चौथा सही है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया है इनमें से किसके लिए कैरोलस लीनियस का नाम प्रसिद्ध है। क्या है, कैरोलस लीनियस का नाम किसके लिए प्रसिद्ध है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत है या प्रतिवर्ती कटुकतुका का नियम या स्वतः उत्पत्ति का नियम या द्विनामकरण पद्धति एवं जीवों का वर्गीकरण। तो आपको बताना है कैरोलस लीनियस का नाम किस लिए प्रसिद्ध है। तो अभी आपसे यही बता रही थी कि द्विनाम पद्धति का वर्गीकरण और जो जीवों का वर्गीकरण है ये इसके लिए कैरोलस लीनियस प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका कौन सा चाहिए जाएगा, ऑप्शन आपका
चौथा सही है। कौन सा है? चौथा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? यहाँ पे इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, समझा रही हूँ जो समझाने वाला, क्योंकि ये सब पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। जंतुओं में शिशुओं को जन्म देते हैं कहलाते हैं। तो जो शिशु जंतु हैं उसमें जो शिशुओं को जन्म देते हैं उभयचर कहलाते हैं, या स्तनधारी कहलाते हैं, या सिलोमेट कहलाते हैं, या जरायुज या पिंडज कहलाते हैं। यहाँ पे क्या है? पिंडज। क्या है? पिंडज भी पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखिए। तो ऑप्शन आपका चौथा सही जाएगा। जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं वो जरायुज कहलाते हैं या पिंडज कहलाते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, संघ आर्थ्रोपोडा के विशिष्ट लक्षण है। संघ आर्थ्रोपोडा के विशिष्ट लक्षण आपको बताना है। तो क्या है? बाल पाया जाता है क्या आर्थ्रोपोडा में? वाह्य विभाजन होता है, 3 जोड़ीदार पैर पाए जाते हैं। ठीक है। अगले ऑप्शन को देखिए। वाह्य कंकाल प्लेटें पाई जाती हैं, विभाजन होता है, 1 जोड़ी एंटीना पाया जाता है। आपको लक्षण कौन सा बताना है? विशिष्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये लक्षण भी कुछ चीज़ों में पाए जा रहे हैं, लेकिन आपको विशिष्ट बताना है। अगला है वाह्य विभाजन, 1 जोड़ीदार कैल्सरी या 1 जोड़ी पेडिपल। चौथा ऑप्शन है आपका काइटिन युक्त वाह्य कंकाल, वाह्य विभाजन, संयुक्त पाद। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे विशिष्ट लक्षण कौन सा है? चौथा। कौन सा है? चौथा। यानी जो इनके पास वाह्य कंकाल का काइटिन युक्त वाह्य कंकाल इनके ऊपर पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद जो विभाजन होता है इनकी बॉडी का, ये बाहरी होता है, वाह्य विभाजन होता है, और जो पैर पाए जाते हैं वो जॉइंटेड पाए जाते हैं। ठीक है। क्योंकि इनके नाम से ही आर्थ्रोपोडास का मतलब क्या होता है? आर्थो का मतलब क्या होता है? जॉइंटेड, पोडोस का मतलब अपेंडिक्स यानी पाद होता है। नाम से ही समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसमें अरीय समिति होती है? अरीय समिति आपको बता चुकी हूँ, तो यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको बताना है ऑप्शन। तो ऑप्शन पहला है तारा मछलियाँ, दूसरा है मोलस्का, तीसरा है स्पंज, और चौथा है मछलियाँ। तो अरीय समिति किसमें होती है? अरीय समिति मोलस्का में बताई थी कि क्या होता है, इनके ये द्विपार्श्वीय होते हैं, लेकिन अरीय नहीं, क्योंकि ये कैसे होते हैं? ऐठन बना के एक खोखले कैल्शियम के बने उसमें रहते कवच में। ठीक है। तो इसमें नहीं, स्पंज में नहीं, तो आपका ऑप्शन जो जाएगा वो पहला सही जाएगा। अरीय समिति किसमें है? तारा मछली में है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति एवं आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली के प्रवर्तक या वर्गीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक क्या है? द्विनाम पद्धति एवं आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली के प्रवर्तक या वर्गीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक या सिस्टमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है। यहाँ पे कौन है सिस्टमा नेचुरी के? ये पुस्तक आपको बता चुकी हूँ। ठीक है। तो इसके लेखक कौन है? कैरोलस लीनियस हैं, या ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, या लुई पास्चर हैं, या चार्ल्स डार्विन हैं। तो ऑप्शन आपका ए सही जाएगा, कैरोलस लीनियस। ठीक है। अब इस प्रश्न से ही आप इस प्रश्न को पढ़ रहे हैं तो आपको कई प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस, आधुनिक वर्गीकरण की प्रणाली कौन से हैं? कैरोलस लीनियस हैं। ठीक है। सिस्टमा नेचुरी किसकी है? कैरोलस लीनियस। इतने आपको इस प्रश्न से मिल रहे हैं, तो इस प्रकार से प्रश्नों को आप पढ़ा करिए। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपसे है, मैलपिगी नलिकाएं होती हैं। तो मैलपिगी नलिकाएं आपसे बता रही थी ना कि जब आर्थ्रोपोडा वीडियो इसके पहले बनाई थी तो उसमें बता रही थी कि ये पूछा गया है, लेकिन किससे पूछा गया था? मैलपिगी नलिकाओं से। तो मैलपिगी नलिकाएं किस में होती हैं? कीटों के श्वसनांग में होती हैं, या मेढक के उत्सर्जन में होती हैं, या अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, या कीटों के उत्सर्जन। तो जो कीटों के उत्सर्जन होता है, यहाँ पर ऑप्शन आपका चौथा सही जाएगा। यानी आर्थ्रोपोडा में जो कीटों के उत्सर्जन के लिए पाई जाती हैं उसकी क्या बोलते हैं? मैलपिगी नलिकाएं बोलते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, आर्थ्रोपोडा में त्वचा किससे ढकी होती है? क्या बताना है? जो आर्थ्रोपोडा होते हैं उसमें त्वचा किससे ढकी होती है? इससे पढ़ने वाले प्रश्न अभी पहले ही सॉल्व कर चुकी हूँ। तो पहला है आरेखित पेशियों से, ऑप्शन दूसरा है कैल्शियम युक्त खोल से, ऑप्शन तीसरा है काइटिन युक्त उपत्वचा यानी काइटिन युक्त क्यूटिकल से, या स्लैश से। तो ऑप्शन आपका तीसरा जाएगा। जो आर्थ्रोपोडा है वो उसमें काइटिन युक्त क्यूटिकल या उपत्वचा पाई जाती है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है आपका, आर्थ्रोपोडा के शरीर में रुधिर हो सकता है जो, यानी आर्थ्रोपोडा में जो रुधिर पाया जाता है वो किस प्रकार से हो सकता है? रंग में मानव के रुधिर जैसा। ठीक है। धमनियों और शिराओं में बहता है। गलत है ना, धमनियों शिराओं में नहीं, क्योंकि ये कॉर्डेटा का लक्षण है। इसके बाद खुले तंत्र पाए जाते हैं।
रुधिर अणुओं में हीमोग्लोबिन होता है। तो ये सब तो आपको विशेष लक्षण दिख रहे हैं कि जो कॉकरोच आपने देखा है, जो कीट पतंगे देखिए, क्या उनका रुधिर जो होता है मानव की तरह होता है? नहीं होता है। धमनी शिरा नहीं पाई जाती, तो ऑप्शन आपका तीसरा सही जाएगा, खुला तंत्र पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, सीपिया या ऑक्टोपस दो सामान्य समुद्री जंतु होते हैं। जल में इनका तीव्र गमन किस प्रकार होता है? तो किस प्रकार से इनका गमन होता है? ये अपने चूसकों द्वारा, चूसको आप सही कर लीजिए, चूसको आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है? ठीक है, तो क्या है यहाँ पे? चूसकों द्वारा दूसरे तेजी से तैरने वाले जंतुओं से चिपक जाते हैं। दूसरा है पंखों की तरंगत धारा द्वारा। तीसरा है साइफान से पानी की तेज धारा निकालकर। चौथा है भुजाओं की गति द्वारा। तो जो सीपिया या ऑक्टोपस हैं, ये जो साइफन से पानी की तेज धारा आती है उनसे ये करते हैं, ठीक है? इनका तीव्र गमन इन्हीं के द्वारा होता है। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न है, ठीक है? बाकी यानी 40 प्रश्नों का सेट था, लेकिन हमें लग रहा है पहले आप इतने कर लीजिए। अगली वीडियो में मैं इससे बनने वाले अगले प्रश्नों को सॉल्व करूंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है? क्योंकि इससे हमें एक फीडबैक मिलेगा, और जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके बीच शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।